पलटने पलटने का काम करे, इससे क्या न्याय व्यवस्था शुरू हो सकती है क्या? रणभेरी से पहले सजा रण का मैदान। जो लोग यहाँ बोले हैं कुछ बात, हम तो वहीं जाके बोलेंगे उनको जवाब। सियासी महाभारत में चढ़ने लगा प्रत्यंचा। – 2024 का व्यूह, कौन तोड़ेगा चक्रव्यूह? नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोकसभा चुनाव में अभी तकरीबन 1.5 साल बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही बिसात बिछने लगी है। बिहार में सियासी जंग अब महाभारत की लड़ाई तक पहुंच चुका है। जेडीयू की ओर से एक रथ निकाला गया, जिस पर लगे महाभारत वाले पोस्टर ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। रणभेरी से पहले रण की तैयारी। मोदी के विजय पथ को रोक पाएगा रथ? सीमांचल की धरती से अमित शाह के शंखनाद करते ही सियासी दलों ने अपना अपना गांडीव चढ़ा लिया है। उसी का उदाहरण है जेडीयू का ये पोस्टर। ये पोस्टर पत्र संग्रह रथ पर लगाया गया है, जिसे समस्तीपुर के दलसिंह सराय से रवाना किया गया। इस रथ में महाभारत की तरह शंखनाद का ऐलान किया गया है। महाभारत के योद्धाओं को जेडीयू के योद्धाओं से जोड़ा गया है। पोस्टर में ललन सिंह सीएम नीतीश कुमार के सारथी यानी कृष्ण भगवान बनकर उनके रथ को संभाल रहे हैं। पीछे अर्जुन बने नीतीश कुमार विरोधियों पर गांडीव से तीर चला रहे हैं। सबसे दिलचस्प ये है कि चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को अभिमन्यु के रूप में दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर में लेआउट महाभारत का जरूर है, लेकिन इस पोस्टर का मकसद भी साफ है। पोस्टर के पीछे लाल किला और संसद भवन दिखाया गया है। मतलब साफ है कि जेडीयू की नजर दिल्ली की गद्दी पर है। तो स्वाभाविक रूप से जो दोनों माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो भूमि का जो स्वीकार्यता और माननीय ललन बाबू की राजनीतिक कौशल, तो इसी का प्रकटीकरण है। इसके अलावा इसका और कोई निहितार्थ नहीं। महाभारत के इस पोस्टर के बाद सियासत के चौसर पर बयानों की गोटियां भी फेंकी जाने लगी हैं। मजबूरी के मझधार में फंसी कांग्रेस पोस्टर के साथ खड़ी है, तो बीजेपी नीतीश कुमार और ललन सिंह को पुरानी नाद सुना रही है। वह खुद जो है से कि कभी अर्जुन के पेट से दांत निकालने की बात और ऑपरेशन करने की बात करते थे, तो आगे आने वाला अंजाम खुद व खुद पता चल जाएगा। बात कही गई है, उसके लिए नीतीश कुमार जी ने भी बिहार में एनडीए को छोड़ा और उसके वाहक बन रहे हैं कि विपक्षी एकता कैसे एक हो। तो मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ताओं की भावना है उसको चरितार्थ कहीं न कहीं ललन सिंह और नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। सवाल है कि जब पांडवों की सेना तैयार है, तो फिर कौरव कौन है? जाहिर सी बात है कि जेडीयू के इस सियासी महाभारत में बीजेपी कौरव है और निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ 16 सीटों की बदौलत सिंहासन का सपना कहीं दिवा स्वप्न तो नहीं। समस्तीपुर से मुकेश कुमार और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। जेडीयू ने महाभारत के पोस्टर को प्रोजेक्ट किया है। नीतीश कुमार पीएम पद की उम्मीदवारी को खारिज करते हैं, लेकिन पोस्टर में नीतीश को अर्जुन के रूप में दिखाया गया है। ललन सिंह को इसमें सारथी दिखाया गया है, मतलब वो कृष्ण की भूमिका में है। नए समीकरण में ललन सिंह की भूमिका अहम मानी जा रही है। अब ललन सिंह नीतीश को पीएम बनाने के लिए सारथी बने हैं, मतलब सभी रणनीति ललन सिंह ही गढ़ रहे हैं। इधर कुशवाहा को अभिमन्यु दर्शाया गया है। बिहार में लव कुश समीकरण बड़ा मायने रखता है। पोस्टर में लाल किला और संसद भी दर्शाया गया है। मतलब साफ है कि नीतीश की नजर दिल्ली पर है। महाभारत के पोस्टर के जरिए सीधी लड़ाई दिखाई जा रही है और इसका मतलब साफ है कि नीतीश भले ही विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, लेकिन सियासत के केंद्र में नीतीश कुमार खुद को भी स्थापित करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात
नीतीश की रणनीति की। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ लामबंद कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं, लेकिन पीएम की उम्मीदवारी को सिरे से खारिज कर रहे हैं। जबकि मौका बेमौका जेडीयू के कार्यकर्ता नीतीश को पीएम बनाने के नारे लगाते रहे हैं। जेडीयू के पोस्टर भी इसी ओर इशारा करते हैं। तो सवाल है कि नीतीश पीएम पद की उम्मीदवारी को खारिज क्यों करते हैं? पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नीतीश कुमार जैसा हो, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। सामाजिक सद्भाव को कायम रखने के लिए जेडीयू के नेताओं ने खूब सियासी मजमा लगाया, लेकिन इसी मजमे में कार्यकर्ताओं की जुबान पर दिल की बात आ गई। सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में नीतीश कुमार के समर्थन में खूब नारे लगे। देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। विपक्षी एकजुटता के नाम पर बीजेपी से नाता तोड़ने वाले नीतीश हमेशा इस बात को खारिज करते रहे हैं कि वो पीएम की रेस में कहीं नहीं है। उनका बस एक ही मकसद है, विपक्ष का मेन फ्रंट बनाना। करने में ही दिलचस्पी है, उसके अलावा अपने लिए कोई चीज नहीं है इच्छा। सब इच्छा है पूरे देश के लिए, जान लीजिए। करने में ही दिलचस्पी है, उसके अलावा अपने लिए कोई चीज नहीं है इच्छा। सब इच्छा है पूरे देश के लिए, जान लीजिए। बीजेपी से नाता तोड़ते ही जेडीयू के कार्यालय में नए पोस्टर लग गए थे, जिसमें पीएम की उम्मीदवारी का अक्स साफ साफ दिखाई दे रहा था। समस्तीपुर में लगे इस नए पोस्टर में नीतीश अर्जुन बनकर 2024 के महाभारत को जीतने का मादा दिखा रहे हैं। तो सवाल है कि नीतीश की मनाही के पीछे सियासत की कौन सी चाल है? हमने जेडीयू के मार्च में शामिल उसी आम कार्यकर्ता से इसका उत्तर लिया जो नीतीश के पीएम उम्मीदवारी का झंडा बुलंद कर रहा था। कोई रुचि नहीं है। अभी नीतीश माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरा विपक्ष को अभी एकजुट कर रहे हैं। पहले एकजुट तो हो जाए, उसके बाद में देखा जाएगा क्या होगा। अब सवाल है कि क्या रणनीति के तहत नीतीश कुमार पीएम पद के दावे को खारिज करते हैं? क्या खास रणनीति के तहत पहले विपक्ष के सभी नेताओं को साध रहे हैं? जाहिर है ये सभी सवाल सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप समझिए कि पीएम की उम्मीदवारी पर नीतीश कुमार ना क्यों कह रहे हैं। यूपी के फूलपुर से चुनाव की अटकलें लगी थी। नीतीश की पार्टी के नेता और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसका जिक्र किया था और फिर नीतीश ने फूलपुर से चुनाव लड़ने को खारिज कर दिया। इसी तरह बिहार से लेकर दिल्ली तक नीतीश कुमार एक ही बात दोहराते रहे हैं कि वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन पार्टी की सारी कवायद इसी दिशा में होती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू के होर्डिंग में भी यही बात सामने आई। कुछ दिन पहले जेडीयू के पोस्टर में यह साफ साफ लिखा था कि प्रदेश में दिखा है, अब देश में दिखेगा। नीतीश कुमार कह भी चुके हैं कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं है, लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ता लगातार उनकी दावेदारी को मजबूती से पेश करते रहे हैं। बढ़ते आगे, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बीजेपी सांसद सुशील मोदी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से सुशील मोदी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना जताते हुए उन पर तंज कसा, जिस पर सुशील मोदी ने भी पलटवार किया है। मोदी कह रहे हैं कि 20 मिनट की मुलाकात हुई, बहुत कुछ नहीं हुआ, बैरंग लौटा दिया। अभी तो सुशील मोदी को कांग्रेस का खबर ज्यादा रहता होगा, अपनी पार्टी का खबर तो उनको है नहीं। सारी चिंता वो छोड़ दें, लेकिन हम लोग की तो सोच ये थी कि सुशील जी को केंद्र सरकार में मंत्री बन जाएगा। शायद इतना जो आजकल प्रयास कर रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं, तो उनको शायद केंद्र सरकार में मंत्री बना दे। लेकिन अब हम लोग को कोई बता रहा था कि उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जो प्रदेश अध्यक्ष 15 साल पहले थे, अब फिर से उनका पदोन्नति हो रहा है। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बहुत जल्दी नीतीश कुमार और मुंगेर जिले का अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी में तो कोई दोबारा अध्यक्ष नहीं बनता है। मैं तो 2005 में प्रदेश का अध्यक्ष था, तो 17 साल के बाद कोई दोबारा अध्यक्ष नहीं बनता है। बीजेपी में कोई ऐसी परिपाटी नहीं है। यह मैंने जरूर सुना है कि बहुत जल्द नीतीश जी उनका ललन सिंह को अपनी औकात बताने वाले और उनको मुंगेर जिले का अध्यक्ष बनाएंगे।
रोहतास की चंदन पहाड़ी की कंदरा में मौर्य सम्राट अशोक के एक ऐतिहासिक लघु शिलालेख पर मजार बना दिया गया है। जिस शिलालेख पर हरी चादर रखी है वो वही लघु शिलालेख है जिसे महान मौर्य सम्राट ने 2300 साल पहले लिखवाया था। यह शिलालेख कलिंग युद्ध के बाद लिखा गया था, जिसमें ब्राह्मी लिपि में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द का संदेश लिखा है, लेकिन धार्मिक सौहार्द वाले संदेश पर ही धार्मिक विवाद पैदा करने की कोशिश हो रही है। अभी हूँ सासाराम के चंदन पहाड़ी पर, और ये जो है सासाराम शहर में अवस्थित है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पहाड़ी के ऊपर सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है, और मैं आपको वह दिखाने लाया हूँ कि अब जो लघु शिलालेख है उसका जो प्रारूप है वो लगभग बदल दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार जो लघु शिलालेख है उससे मजार का रूप दे दिया गया है। 2300 साल पहले की विरासत का प्रतीक सासाराम की चंदन पहाड़ी। इतिहास के अनगिनत शिलाओं में स्थापित सम्राट अशोक के विचार दूर दूर तक वर्तमान में भूत में स्थापित अपनी हैसियत और साम्राज्य को बता रहे हैं, लेकिन पुरातात्विक धरोहरों पर अतिक्रमण की चादर उसे मजार मानने को विवश करती है। आज यहाँ गेट और ताला लगा है, अगरबत्तियां पुरखों के अस्तित्व की महक के ऊपर हावी हैं। उसको अगर इतिहास के, वो तो प्रागैतिहास है, लेकिन इतिहास के रूप में जो पहला शिलालेख मिलता है सासाराम में वो यही अशोक का शिलालेख है। तो आज इसको बचाने की जरूरत है। इतिहास में दर्ज कलिंग युद्ध और सम्राट अशोक का प्रताप पीढ़ियों के लिए शौर्य गाथा है। बौद्ध धर्म के प्रचार के दौरान सारनाथ जाने के क्रम में सम्राट ने इसी पर्वत पर अल्प विराम किया था। सवाल संरक्षित इस शिलालेख के अस्तित्व को बचाने को लेकर है। तो आज इसको बचाने की जरूरत है। इस शिलालेख पर दृष्टि भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की अंग्रेजों की गई थी। 1917 में दिसंबर महीने में इसको संरक्षित घोषित किया गया था, तब से यह संरक्षित है। इतिहास को कुछ आधुनिक युग के पन्ने दिखाकर अपना बताया जा रहा है, तो कभी चुनाव के दरमियान मुद्दों और विवाद का रूप दिखाकर उपजे सार्थक सवालों की चादर पोशी की जाती है। इस तरह से जो पुरातत्विक महत्व का स्थल है उसकी रूप विकृत की जा रही है, यह कई सवाल खड़े करती है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और अब आप लघु शिलालेख का महत्व समझिए। 2300 साल पुराना है सम्राट अशोक का यह शिलालेख। लघु शिलालेख में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द का संदेश दिया गया। ब्राह्मी लिपि में ये संदेश लिखा गया है। सम्राट अशोक का लघु शिलालेख चंदन पहाड़ी पर है। सम्राट अशोक का शिलालेख बिहार में सम्राट अशोक का सिर्फ एक लघु शिलालेख है। अब सवाल है कि इतना अहम शिलालेख है तो अनदेखी क्यों हुई? शिलालेख मजार कैसे बन गया? ऐतिहासिक धरोहर से आखिर ये छेड़छाड़ किसने की है? वो ये तमाम सवाल हैं जो इस मामले के सामने आने के बाद उठ रहे हैं और जिसे जानना बेहद जरूरी है। भारत के सबसे बड़े रिटेलर रिलायंस रिटेल ने दिल्ली के बसंत कुंज में अपना पहला फैशन और लाइफस्टाइल डिपार्टमेंटल स्टोर रिलायंस सेंट्रो को लॉन्च कर दिया है। इस नए डिपार्टमेंटल स्टोर में 300 से अधिक देसी और विदेशी ब्रांडों के कपड़े, जूते और कॉस्मेटिक्स सहित कई सामान उपलब्ध हैं जो युवाओं को अपनी ओर खींच रहा है। इस स्टोर में युवाओं को 20,000 से अधिक स्टाइल के विकल्प मिलेंगे। 75,000 स्क्वायर फीट में फैले इस स्टोर में हर वर्ग के उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए शानदार कलेक्शन रखा गया है। शादी विवाह से लेकर हर पार्टी फंक्शन के लिए कपड़े और अन्य उत्पाद मौजूद हैं। रिलायंस सेंट्रो का मकसद सभी ग्राहकों को एक ही छत के नीचे उनकी पसंद के सामान उपलब्ध कराना और फैशन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। रिलायंस सेंट्रो अपने ग्राहकों को बम्पर ऑफर भी दे रहा है, जिसमें 3,999 की खरीदारी पर 1,500 रुपए की छूट है, जबकि 4,999 की खरीदारी पर 2,000 रुपए की छूट मिल रही है। बढ़ते आगे, क्या बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं? क्या अपराधियों में पुलिस का कोई डर ही नहीं रह गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज मंगलवार को राजधानी पटना से लेकर सुदूरवर्ती कई जिलों में लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देकर कोहराम मचा दिया और पुलिस हर बार की तरह इस बार भी सभी वारदातों में अब अंधेरे में तीर चला रही है।
शहर शहर अपराधियों का कहर। पटना में 15 दिन में तीसरी बड़ी लूट। एक दिन में 5 जिलों में 5 हत्या से हड़कंप। कहां सो रही बिहार की जांबाज पुलिस। बिहार की तेज तर्रार पुलिस पर इन दिनों बेखौफ अपराधी भारी पड़ रहे हैं। कहीं लूट तो कहीं हत्या से हड़कंप मचा है। राजधानी पटना के कदमकुआं इलाके में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़ हथियार की नोक पर एक व्यक्ति से 6 लाख रुपए लूटकर सनसनी मचा दी। यहीं से HDFC बैंक जो आप देख रहे हैं, यहां से एक युवक 6 लाख रुपए निकालकर बाइक से जा रहा था और उसके बाद अपराधियों ने यहां से थोड़ी दूरी पर जो राजेंद्र नगर फ्लाईओवर है वहां पे टेक ओवर किया पिस्टल की नोक पर और 6 लाख रुपए दिन दहाड़े लूट लिए। जाहिर सी बात है ये कितना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, गाड़ियों की आवाजाही देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन अपराधियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने दुस्साहस का परिचय दिया और 15 दिन में तीसरी बार लाखों की लूट की है। 6 लाख रुपए लूट कर ले गए। पटना में 15 दिन के भीतर लूट की ये तीसरी घटना है। इसके पहले IT गोलंबर के पास एक रेलकर्मी से 2 लाख रुपए लूटे गए और फिर राजीव नगर इलाके में एक महिला से 10 लाख की लूट का मामला पुलिस अब तक सुलझा नहीं पाई थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। टेरर मामले में केंद्रीय एजेंसी 2